बेटे अब हम आपके साथ टॉपिक नंबर 2 की डिस्कशन करते हैं। टॉपिक नंबर 2 बेसिकली हमारा था वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। ठीक है, कंसाइनमेंट स्टॉक कौन सा स्टॉक है? अनसोल्ड स्टॉक इन द हैंड्स ऑफ कंसाइनी। मतलब जो स्टॉक कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा हुआ है उसमें से अगर कोई स्टॉक कंसाइनी के पास अनसोल्ड रह गया तो उसको हम बेटे बोलते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक। और बेसिकली ये स्टॉक किसकी एसेट होएगी? ये स्टॉक किसको बिलोंग करेगा? कंसाइनर को। ठीक है, बट पड़ा किसके पास होएगा? कंसाइनी के पास। ठीक है, मतलब कंसाइनी के पास एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब जो भी स्टॉक अनसोल्ड रह गया, गुड्स कंसाइंड में से जो गुड्स अभी सेल नहीं हो पाई, तो वो गुड्स को हम बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक और इट लाइज टू द एसेट ऑफ कंसाइनर। क्योंकि कंसाइनर रियल ओनर है तो कंसाइनर की ये बेटे एसेट होएगी और कंसाइनर को वो कंसाइनमेंट स्टॉक की जो वैल्यूएशन करनी है वो अब मैंने आपको सिखानी है कि उस स्टॉक की बेटे हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो बेटे नॉर्मली हमने +1 स्टैंडर्ड से ही आपने पढ़ा होगा कि जो स्टॉक्स होते हैं वो हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू होते हैं और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। इसके ऊपर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जहां पे ये लिखा हुआ है कि स्टॉक्स आर ऑलवेज वैल्यूड ऑन कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। कि जो स्टॉक्स होंगे वो तो आप अपनी कॉस्ट पे ही वैल्यू करोगे, उसके ऊपर प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं प्रॉफिट बुक कर सकते? क्योंकि वो सेल ही नहीं हुआ। एक चीज अगर सेल ही नहीं हुई, कस्टमर को अभी आपने ट्रांसफर ही नहीं की और उसके अभी आपको पैसे ही नहीं रिसीव हुए, कोई आपका एग्रीमेंट ही नहीं हुआ अभी सेल करने का, तो वहां पे बेटे उसका प्रॉफिट भी बुक नहीं किया जा सकता। क्लियर हो रही है? तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि स्टॉक्स अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं आती तो स्टॉक्स की बेटे वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट पे ही है। ठीक है, अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमें आ जाती है तो फिर हमने कॉस्ट की पहले वैल्यूएशन करनी होती है, कैलकुलेशन करनी होती है। और कॉस्ट की फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज कैलकुलेशन करके वैल्यू आई और आपने कंपेयर करना होता है बेटे नेट रियलाइजेबल वैल्यू कि अगर हम इसको सेल करना चाहें तो वो कितने क्या सेल हो सकता है। अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा है तो फिर बेटे फॉर एग्जांपल नेट रियलाइजेबल वैल्यू 13,000 है, कॉस्ट है 10,000, तो स्टॉक वैल्यू किस पे होएगा? 10,000 पे। अगर बाय चांस नेट रियलाइजेबल वैल्यू बेटे उसकी 9,000 आ गई, फिर स्टॉक किसके ऊपर वैल्यू होएगा? 9,000 पे। मतलब कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू लोअर हुई तो स्टॉक हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे होएगा, और अगर हमारी कॉस्ट की वैल्यू कम हुई, कॉस्ट हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू से अगर मेरी कॉस्ट कम हुई तो स्टॉक की वैल्यूएशन भी बेटे कॉस्ट पे होएगी। क्लियर हो रही है? तो मतलब ये हो गया कि अगर क्वेश्चन में नेट रियलाइजेबल वैल्यू की कोई बात नहीं हुई, ठीक है, या एस्टिमेटेड सेल प्राइस की नहीं अगर कोई बात कर रहा, तो फिर हमने कॉस्ट पे ही वैल्यू करना है। और बेटा अब क्वेश्चन ये राइसिस हो रहा है कि वो कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे होएगी। बहुत सिंपल सी बात है बेटे, कॉस्ट की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे उसके लिए आप जरा ये कॉन्सेप्ट की डिस्कशन पहले सुन लो। हाँ जी बेटे, अब वो कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे होनी है, वो कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। कि जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल ली थी टॉपिक नंबर 1 में कि मिस्टर सिंह ऑफ अमृतसर इज ए कंसाइनर। ठीक है, मिस्टर सिंह एक अमृतसर में है, ठीक है, वो कंसाइनर है। और मान के चलो एक कंसाइनी है जो मिस्टर एक्स है लुधियाना में। ठीक है, अब कंसाइनर ने किसको गुड्स सेंड करनी है सेल करने के लिए? उसने बेटे गुड्स सेंड कर दी कंसाइनी को। ठीक है, और ये गुड्स बेसिकली हम मान के चलते हैं कि ये गुड्स कितनी सेंड की हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं गुड्स सेंट। ठीक है, दिस वन इज नोन एज द गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब इसको टर्मिनोलॉजी में हम क्या बोलेंगे? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और ये कितना स्टॉक सेंड किया, हम एक एग्जांपल ले देते हैं यहां पे। वो बेटे हम मान लेते हैं कि 100 यूनिट्स भेजे गए हैं। ठीक है, मतलब कंसाइनर ने 100 यूनिट्स बेटे सेंड किए हैं किसको? कंसाइनी को। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स। ठीक है, अब बेटे हम इसकी कैलकुलेशन पे आते हैं कि कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी। अब मैंने आपको क्या समझाया है कि बेसिकली बिजनेस का ओनर कौन है? कंसाइनर। तो फिर अंडरस्टूड है ना, अगर मेरे को कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो मैं इसका कॉस्ट प्राइस चेक करूंगा कि कंसाइनर ने इस गुड्स को कितने का परचेज किया हुआ है। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज द परचेज प्राइस ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे बेटे मैंने परचेज प्राइस कंसाइनर की बुक्स में देखा
कि ये गुड्स का जो परचेज प्राइस है जिसको मैं बोलता हूँ सीपी अभी, ठीक है, सीपी बेटे इसने परचेज किया हुआ है, हम फॉर एग्जांपल लगा लेते हैं 50 रुपीज पर यूनिट के अकॉर्डिंगली, 50 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंगली बेटे इसका क्या है कॉस्ट प्राइस, परचेज प्राइस। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे को ये अभी अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन करनी है उस पर मैं अभी आऊंगा, तो पहले हम ये देखते हैं कि जो ये 100 यूनिट्स हैं इनका बेटे सीपी कितना होएगा। 100 यूनिट्स मल्टीप्लीकेशन 50 रुपीज पर यूनिट के अकॉर्डिंगली बेटे इनका सीपी क्या आ जाएगा, सीपी ऑफ कंसाइंड गुड्स वो बेटे कितना आ गया 5000 रुपीज, ठीक है, 5000 रुपया बेटे सीपी आ गया ऑफ कंसाइंड गुड्स, जो गुड्स कंसाइंड की गई है, ठीक है। अब हमने क्या वॉच करना है कि कंसाइनर ने ये गुड्स को जब कंसाइनी को भेजा है तो कंसाइनर ने कोई एक्सपेंसेस किए हैं कि नहीं किए। बेटे जो एक्सपेंसेस होते हैं ना वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, पहले मैं आपको ये समझा लूं। वैसे तो एक्सपेंसेस की टाइप्स बहुत हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आगे दो तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। पर यहाँ पे हमें कंसाइनमेंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस को बेटे हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, रेकरिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। अब नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस और रेकरिंग एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस होता है बेटे, जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस है ना ये मतलब ये है कि नॉन रूटीनेबल नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, कि ये एक्सपेंसेस दोबारा दोबारा होने वाले नहीं है, इट इज ए वन टाइम नेचर ऑफ एक्सपेंस। क्लियर हो रही चीज। जैसे हम कोई एसेट, फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं, +1 को याद करो, आपने कोई मशीनरी परचेज की 90,000 रुपीज की, 10,000 बेटे उसके ऊपर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस कर दिए, ठीक है, जिसको हम कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर बोलते थे, और मशीनरी की कॉस्ट में उसको प्लस करके 1 लाख की मशीनरी की हम एंट्री पास करते थे, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 1 लाख टू कैश अकाउंट 1 लाख। अब वो 1 लाख रुपीज मशीनरी में क्यों प्लस हुआ था, 10,000 रुपीज जो इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन चार्जेस है वो मशीनरी की 90,000 कॉस्ट में प्लस क्यों हुआ था, बिकॉज 10,000 इज ए वन टाइम नेचर ऑफ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, वो वन टाइम कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर हम मानते थे। और जो हमें कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर किसने बताया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही बेटे अब वो एसेट थी तो वहां पे कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर था, पर यहाँ पे जो गुड्स बेची जा रही है, ठीक है, तो ये एसेट थोड़ी है अभी, ये तो अभी आपने सेल करने के पर्पस के लिए भेज दी, तो यहाँ पे भी बेटे भेजने के भी एक्सपेंसेस होंगे। क्लियर हो रही है। जैसे फ्रेट एक्सपेंसेस हो गया, फॉर एग्जांपल रास्ते की इंश्योरेंस का एक्सपेंस हो गया, कोई ऑक्ट्रॉय ड्यूटी आपको जिसको हम विद इन स्टेट आपको एक टैक्स लगता होता था पहले जमाने में जिसको हम ऑक्ट्रॉय बोलते थे, कोई जीएसटी हो गया, कोई सेल्स टैक्स हो गया, व्हाटसोएवर आपके कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं या टैक्सेस आप पे कर रहे हो तो वो भी बेटे कंसाइनर को यहाँ पे करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल लोडिंग एक्सपेंसेस, अब गुड्स को भेजना है ना कंसाइनी को, तो गुड्स को कंसाइनी को भेजने के लिए आपको जो ये वन टाइम नेचर एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं गुड्स के ऊपर, नॉट एसेट्स। एसेट्स के ऊपर कैपिटल नेचर होता है, क्योंकि एसेट्स भी बेटे कैपिटल नेचर होती है, हुज इकोनॉमिक बेनिफिट अवेल मोर देन 1 ईयर। क्लियर हो रही। तो यहाँ पे इनको कैपिटल नेचर नहीं बोला जाएगा, यहाँ पे इनको क्या बोला जाता है, नॉन रेकरिंग नेचर एक्सपेंसेस, कि ये एक्सपेंसेस वन टाइम है, रेकरिंग मतलब दोबारा दोबारा रूटीन नेचर नहीं है, तो तभी इनका नाम क्या हो गया, नॉन रेकरिंग, मतलब रूटीन नेचर एक्सपेंसेस नहीं है, एक बार गुड्स भेजने का एक्सपेंस होएगा तो इट इज ए नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। और एक सिंपल सा बेटे आपको मैं कॉन्सेप्ट पकड़ा देता हूं कि कोई भी एक्सपेंसेस अगर कंसाइनर करे ना, इफ कंसाइनर इनकर्ड एनी एक्सपेंस देन इट इज ट्रीटेड एज नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। क्लियर हो रही है। तो कंसाइनर के किए हुए जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, कंसाइनर अगर कोई भी एक्सपेंसेस करेगा इस कंसाइनमेंट बिजनेस के रिलेटेड, तो वो बेटे हमेशा कौन से एक्सपेंसेस कंसीडर्ड होंगे, इट इज नोन एज नॉन रेकरिंग नेचर एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब एक बार गुड्स भेजने के जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, तो वो कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी। और रेकरिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं कि जो बार बार हुई जाने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एडवर्टीजमेंट की तो एक बार थोड़ी ऐड आनी है, कई बार एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस करना पड़ रहा है, तो इट इज ए रेकरिंग नेचर एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पब्लिसिटी की, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस कर दिए, तो वो सभी बेटे रेकरिंग एक्सपेंसेस है।
ठीक है। बट कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी एक्सपेंसेस बेटे नॉन रेकरिंग है, क्लियर हो रही, क्योंकि कंसाइनर ने एक बार उसको गुड्स को मूव करने का एक्सपेंस करना है। आपने रेकरिंग और नॉन रेकरिंग का डिफरेंशिएट कहां पे ध्यान रखना है, जब कंसाइनी एक्सपेंस करेगा वहां पे आपने सिर्फ डिफरेंशिएट को ध्यान रखना है कि रेकरिंग कौन से है और नॉन रेकरिंग कौन से हैं। कंसाइनर के लिए आपने नहीं सोचना, क्योंकि कंसाइनर के लिए तो सारे ही क्या हैं, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो कंसाइनी के लिए नॉन रेकरिंग कौन से होंगे, कंसाइनी के लिए बेटे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में कंसाइनी के गोडाउन तक से पहुंचने से पहले पहले जो सारे एक्सपेंसेस है ना वो सारे नॉन रेकरिंग है। मतलब ये हो गया कि अगर कंसाइनी के गोडाउन का डोर यहां पे है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि कंसाइनी का जो गोडाउन है, ठीक है, वो बेटा यहां पे है। एंट्रेंस में जब गुड्स एंटर होएंगी, ठीक है, लुधियाना में, तो उसका ये गोडाउन का जो ये डोर है ना, इससे पहले पहले अगर कंसाइनी ने कोई एक्सपेंस किया वो बेटे नॉन रेकरिंग ट्रीट किया जाएगा। और एक बार अगर गुड्स गोडाउन में एंट्री कर गई, उसके बाद अगर कंसाइनी ने कोई एक्सपेंस किया तो वो बेटे कौन सा आएगा, रेकरिंग एक्सपेंस। मतलब रेकरिंग और नॉन रेकरिंग ना आपने कंसाइनी के लिए सोचना है कि कंसाइनी के लिए रेकरिंग कौन सा है, कंसाइनी के लिए नॉन रेकरिंग कौन सा है, ठीक है। हाँ, अगर एग्जामिनर ने आपको कुछ मेंशन नहीं किया फिर हम ये मान के चलते हैं कि सारे रेकरिंग है, गोडाउन से पहुंचने के बाद के एक्सपेंसेस है। पर अगर एक्सपेंस देख के आपको जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कंसाइनी ने ये रास्ते का फ्रेट पे कर दिया, तो फिर अंडरस्टूड ही है ना, फ्रेट गोडाउन से पहुंचने के बाद थोड़ी होएगा, गोडाउन से पहुंचने से पहले ही फ्रेट पे होएगा ना। फिर अगर कंसाइनी पे कर रहा है तो बेटा नॉन रेकरिंग है, ठीक है, एक बार ही फ्रेट पे होना है। अगर इंश्योरेंस इन ट्रांसिट इंश्योरेंस अगर कंसाइनी ने पे की, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी अगर कंसाइनी पे करे, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। कंसाइनी अगर गोडाउन एक्सपेंसेस पे करे, रेकरिंग एक्सपेंस। मतलब ये हो गया कि गोडाउन से पहुंचने के बाद कंसाइनी अगर कोई एक्सपेंस करेगा वो बेटे रेकरिंग नेचर एक्सपेंस है, ठीक है जी, वो रेकरिंग नेचर एक्सपेंस माना जाएगा। और गोडाउन के डोर से पहले का जो एक्सपेंस होएगा वो बेटे कंसाइनी का कौन सा माना जाएगा, नॉन रेकरिंग नेचर एक्सपेंस, ठीक है, वो बेटे कौन सा एक्सपेंस है, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, ठीक है जी। होपफुली बेटे आपको यहां तक समझ लग गई होगी। ये मैंने गोडाउन का डोर बना दिया, ठीक है, उसके बाद के एक्सपेंसेस रेकरिंग हो गए और उसके पहले के एक्सपेंसेस क्या हो गए, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस हो गए, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन में ये जस्टिफाई करना है कि मेरे को कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने आए हैं। कंसाइनर के लिए तो मेरे को सोचना ही कुछ नहीं है, कंसाइनर के लिए तो कोई डिफरेंशिएट ही नहीं है कि रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है, क्योंकि कंसाइनर के लिए तो सारे ही नॉन रेकरिंग है। तो यहाँ पे मैं आपको बेटे गिवन करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपको कंसाइनर के एक्सपेंसेस आए हैं, मान लेते हैं हम कंसाइनर के बेटे एक्सपेंसेस आए हैं 2000 रुपीज, ठीक है। अगर कंसाइनर के 2000 के एक्सपेंसेस आए हैं तो ये सारे के सारे क्या माने जाएंगे, नॉन रेकरिंग नेचर एक्सपेंस, ठीक है जी। और यहां पे बेटे मैं कंसाइनी का मान लेता हूं कि फ्रेट या इंश्योरेंस इन ट्रांसिट या ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कुछ ऐसे एक्सपेंस या अनलोडिंग एक्सपेंसेस, अनलोडिंग चार्जेस, कंसाइनी के बेटे नॉन रेकरिंग नेचर एक्सपेंस आए हैं, ये मैं मान लेता हूं 1000 रुपीज, ठीक है। 1000 रुपया कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है और 2000 रुपीज कंसाइनर के नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है, ठीक है जी। तो अब हमने कंसाइनमेंट स्टॉक की जो वैल्यूएशन करनी है अनसोल्ड स्टॉक की, उसके लिए अभी मेरे को नहीं मूव करना। अभी मैं क्या देखूंगा कि ये अभी जो ये 100 यूनिट्स टोटल कंसाइनमेंट भेजे गए हैं, ठीक है, इसकी टोटल कॉस्ट क्या है, इसकी बेटे टोटल कॉस्ट अब आप बताओ। एक तो 5000 की गुड्स की कॉस्ट हो गई, ठीक है, परचेज प्राइस हो गया, एक ये 2000 के ये एक्सपेंसेस हो गए और 1000 रुपए के कंसाइनी के एक्सपेंसेस हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मैं प्लस करके नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस को यहाँ पे बेटे टोटल प्लस करता हूँ। यहाँ पे हमने टोटल नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर देना है और टोटल नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हो गए हमारे, एक तो ये 2000 के हो गए, ठीक है, और एक बेटे ये 1000 रुपए के हो गए। तो टोटल नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस इसमें मैंने जब प्लस किए 3000 रुपया, तो फॉर द टाइम बीइंग हमारी गुड्स की कॉस्ट कितनी आ गई, 8000 रुपीज, ठीक है। अब 8000 को बेटे मैं यहाँ पे नीचे करके लिख देता हूँ
कि टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स, कि 100 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो फॉर द टाइम बीइंग हमारी कितनी है, 8000। ठीक है जी। इन दोनों को बेटे मैंने प्लस किया है, एक कॉस्ट प्राइस मैंने 5000 प्लस की है, एक मैंने क्या प्लस किया है, नॉन रेकरिंग नेचर एक्सपेंस 3000 रुपीज, 5000 प्लस 3000, और ये टोटल कॉस्ट बेटे मेरी आ गई 8000 रुपीज। ठीक है जी, ये टोटल 8000 रुपया एक्सपेंस आ गया। मतलब ये हो गया कि अगर आपने 100 यूनिट्स को कंसाइनी को सेंड किया है तो आपको बेटे ये 8000 रुपया तो हर हालत में खर्चना पड़ना था। क्लियर हो रही चीज? तो इसमें आपका कोई भी अभी रूटीन नेचर एक्सपेंस नहीं है, इसमें कोई भी एक्सपेंस ऐसा नहीं है कि जो गुड्स के पहुंचने के बाद का एक्सपेंस है। ये तो गोडाउन तक गोडाउन तक गुड्स पहुंचने से पहले के जिस 8000 रुपये की आपको टोटल कॉस्ट खर्चनी पड़ी, जिसमें से 5000 के आपका बेटे गुड्स का परचेज प्राइस है और 3000 के बेटे वहां तक पहुंचाने के एक्सपेंस है, कि अल्टीमेटली कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचने तक का जो एक्सपेंस है वो 3000 है और गुड्स की कॉस्ट बेटे 5000 है। तो टोटल कंसाइनी के पास जो हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है वो बेटे 100 यूनिट्स जो अभी अब मैंने उसको सेंड किए हैं वो 8000 के अकॉर्डिंगली सेंड हुए हैं। ठीक है, उसके ऊपर हमने 8000 रुपया खर्च दिया हुआ है। एक्चुअली क्या होता है कि जहां पर आपकी गुड्स पड़ी है ना, वहां तक की कॉस्ट कंसीडर्ड होती है, वहां तक पहुंचाने की कॉस्ट सारी कंसीडर्ड होगी। क्लियर हो रही चीज? उसके बाद आपने कोई एक्सपेंस किया है वो अनसोल्ड स्टॉक पे थोड़ी है, वो तो सोल्ड पे है। जैसे एडवर्टीजमेंट है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है, गोडाउन एक्सपेंसेस हैं, वो तो सेल्स में से हैं। क्लियर हो रही चीज? तो अनसोल्ड स्टॉक तक का रेलिवेंट तो वही एक्सपेंस होएगा ना जो अनसोल्ड स्टॉक के वहां तक पहुंचने के लिए होएगा। इसलिए रेकरिंग को छोड़ा जाता है और नॉन रेकरिंग को कंसीडर किया जाता है। समझ लग रही है कॉन्सेप्ट की? मैं दोबारा बोल रहा हूं कि जो रेकरिंग है वो तो सेल्स में से रिकवर हो ही जाने हैं, वो तो सेल्स में से आ गए, वो तो सेल्स करने के लिए एक्सपेंस है। इसका मतलब जो आपने गुड्स को सेल किया है उसके ऊपर रेकरिंग एक्सपेंस है। क्लियर हो रही जी? जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि कंसाइनी ने ना लुधियाना में हमारी अभी गुड्स को सोल्ड किया है बेटे 800 यूनिट्स। ठीक है, 800 नहीं सॉरी 80 यूनिट्स। 100 यूनिट्स टोटल कंसाइनमेंट था। ठीक है, गुड सेट ऑन कंसाइनमेंट था, जिसमें से हमारे कंसाइनी ने कितना सेल किया अभी 80 यूनिट्स को। अब 80 यूनिट्स को जब सेल किया होगा तो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस तो बेटे 80 के ही हुए हैं ना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 80 के ही हैं। मतलब रेकरिंग नेचर एक्सपेंस जो होते हैं ना वो सिर्फ 80 के लिए हैं। ठीक है, उसमें जो अनसोल्ड स्टॉक रह गया, अब यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक बोलो कितना रह गया, अगर 80 यूनिट सेल हो चुके हैं तो बेटे अनसोल्ड यूनिट्स अगर मेरे को कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक अगर मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो अनसोल्ड स्टॉक ऐसे ही कैलकुलेट होएगा ना, 100 यूनिट्स। ठीक है, उसमें से 80 यूनिट्स क्या हो चुके हैं, सेल हो चुके हैं। तो 100 यूनिट्स में से बेटे 80 यूनिट्स सेल हो चुके हैं, तो 20 यूनिट्स हमारे क्या हैं अभी अनसोल्ड। ठीक है, तो 20 यूनिट्स हमारे क्या चल रहे हैं, अनसोल्ड यूनिट्स। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो रेकरिंग नेचर एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो सिर्फ ये सोल्ड यूनिट्स के अगेंस्ट हुए हैं। मतलब आपने जो रेकरिंग नेचर एक्सपेंसेस किए होते हैं वो सिर्फ इन 80 यूनिट्स पे किए होते हैं, वो ये 20 यूनिट्स जो अनसोल्ड स्टॉक में रह गया उसके ऊपर ये रेकरिंग नेचर एक्सपेंस इनकर्ड नहीं होते। पर बेटे जो नॉन रेकरिंग नेचर एक्सपेंसेस होते हैं ये तो टोटल कितने यूनिट्स पे हो जाते हैं, 100 यूनिट्स पे। इसका मतलब ये हो गया ये जो नॉन रेकरिंग नेचर एक्सपेंस है ये टोटल गुड्स कंसाइंड के ऊपर है, और टोटल गुड्स कंसाइंड के अंदर ही बेटे सोल्ड गुड्स हैं और अनसोल्ड गुड्स हैं। इसका मतलब ये है नॉन रेकरिंग नेचर एक्सपेंस अनसोल्ड यूनिट्स पे भी हुए हैं और रेकरिंग नेचर एक्सपेंस सिर्फ सोल्ड यूनिट्स पे हुए हैं। कॉन्सेप्ट को पकड़ो जरा, जो रेकरिंग नेचर एक्सपेंस है ना वो सिर्फ सोल्ड यूनिट्स पे हुए हैं, जो नॉन रेकरिंग नेचर एक्सपेंस है वो टोटल यूनिट्स पे हुए हैं।
टोटल का मतलब सोल्ड पे भी हो गए हैं, अनसोल्ड पे भी हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है अनसोल्ड यूनिट्स के ऊपर सिर्फ नॉन रेकरिंग नेचर एक्सपेंस ही हुआ है, रेकरिंग नेचर नहीं हुआ। तो अगर नॉन रेकरिंग नेचर एक्सपेंस हुआ है तो फिर मेरे को व्हाइल द कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक और अनसोल्ड स्टॉक कौन से एक्सपेंसेस को कंसीडर करना होता है? नॉन रेकरिंग नेचर एक्सपेंसेस। रेकरिंग नेचर एक्सपेंसेस आर ऑलवेज इग्नोर्ड व्हाइल द कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। समझ लग रही है बात? मतलब कंसाइनमेंट स्टॉक को जब हमने कैलकुलेट करना है तो सिर्फ नॉन रेकरिंग को ही कंसीडर क्यों करना है? क्योंकि नॉन रेकरिंग हमारे टोटल यूनिट्स के ऊपर है, टोटल में से सोल्ड यूनिट्स के ऊपर भी हो गए, अनसोल्ड यूनिट्स पे भी हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अनसोल्ड यूनिट्स के ऊपर हमने कौन सा एक्सपेंस किया हुआ है? नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। कंसाइनर का सारा एक्सपेंस ही नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है और कंसाइनी का सिर्फ गोडाउन से पहले जो एक्सपेंस होएगा, गुड्स के गोडाउन से, गुड्स को गोडाउन में रिसीव करने से पहले जो एक्सपेंस होएगा वो नॉन रेकरिंग नेचर एक्सपेंस। समझ लग रही है? मतलब ये हो गया कि नॉन रेकरिंग नेचर एक्सपेंस टोटल गुड्स के ऊपर है, टोटल कंसाइन्ड गुड्स के ऊपर है, और रेकरिंग नेचर एक्सपेंस सिर्फ सोल्ड गुड्स के ऊपर है। तो इसका मतलब अनसोल्ड गुड्स के ऊपर सिर्फ नॉन रेकरिंग नेचर एक्सपेंस है, रेकरिंग नेचर नहीं है। होपफुली बेटे आपको समझ लग गई होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटे, अब मेरे को ये कैलकुलेट करना है कि ये 20 यूनिट्स की फिगर क्या है। ये 20 यूनिट्स की फिगर क्या है, इसकी रुपीस में मेरे को अमाउंट कैलकुलेट करनी है, मेरे को इसकी वैल्यूएशन करनी है। तो मैं कैसे करूंगा? मैंने पहले कॉस्ट निकाली बेटे 100 यूनिट्स की 8000 रुपया। अब ये 8000 रुपया कॉस्ट आई इन रिस्पेक्ट ऑफ 100 यूनिट्स। तो मेरे को सिर्फ कॉस्ट किसकी चाहिए? मेरे को बेटे कॉस्ट चाहिए 20 यूनिट्स की। तो मैं प्रोपोर्शनेट मेथड लगा के, ठीक है, जिसको हम यूनिटरी मेथड भी बोलते थे, उसके अकॉर्डिंगली बेटे मैं 20 यूनिट्स की कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लूंगा। और मैं उसकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करूंगा? वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, वो मैं बेटे कैसे कैलकुलेट करूंगा? 8000 बेटे था, 8000 रुपया था इन रिस्पेक्ट ऑफ 8000 बेटे था इन रिस्पेक्ट ऑफ 100 यूनिट्स। इसका मतलब 1 यूनिट के अगेंस्ट कितना हो गया? 80 रुपीज। क्लियर हो रही चीज? 1 यूनिट के अगेंस्ट कितना हो गया? 80 रुपीज। व्हाट अबाउट द कॉस्ट ऑफ 20 यूनिट्स? तो वो बेटे कैलकुलेट होके कितना आ गया हमारे पास? 80 इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 यूनिट। व्हाट अबाउट द 20 यूनिट्स? तो ये बेटे कितना हो गया? 1600 रुपीज। तो ये जो 1600 रुपए की मैंने कैलकुलेशन की है, इट इज ऑल्सो नोन एज द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। ठीक है जी, इसको बेटे हम क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। क्लियर हो रही है जी? मतलब हमने प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस को कंसीडर कर लिया। मतलब कॉस्ट भी मैंने, अब मैं इसको ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकता था, 20 मल्टीप्लीकेशन 50। ठीक है जी, तो 1000 रुपये आ गया। ठीक है, 20 मल्टीप्लीकेशन 50 1000, और उसमें मैं क्या प्लस कर देता? 2000 का प्रोपोर्शनेट करके और 1000 का प्रोपोर्शनेट करके। ठीक है, तो उसको प्रोपोर्शनेट करके भी मैं ये 1600 की फिगर को कैलकुलेट कर सकता था। या एक बार पहले मैं टोटल कंसाइन्ड गुड्स की कॉस्ट निकाल लूं, उसमें से मैंने किसकी कॉस्ट निकाल ली? अनसोल्ड स्टॉक की। ऐसे भी कैलकुलेशन हो सकती है, और हर एक एक्सपेंस को प्रोपोर्शनेट करके तोड़ के भी बेटे उसकी कैलकुलेशन हो सकती है। वो भी मैं आपको सिखा देता हूं कि अगर आपने प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस की तरह इसको कैलकुलेट करना है तो वैसे भी बेटे इसकी कैलकुलेशन हो सकती है। तो वो मैं यहाँ पे जरा कैलकुलेट करके आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे तो आप समझ लग ही गई है। तो प्रोपोर्शनेट की तरह भी इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, चीज वही है। अब ऐसे अगर मैं प्रोपोर्शनेट की तरह इसको कैलकुलेट करना चाहता हूं तो बेटा मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा, सीपी ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, सीपी ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो वो कितना हुआ? 20 यूनिट्स है बेटे, एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर यूनिट। तो वो कितना हो जाएगा? ₹1000। ठीक है जी। अब बेटे इसमें मैं प्लस करता हूं प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। मतलब अकेले एक्सपेंस को मैं प्रोपोर्शन कर दूंगा।
पहले मैंने टोटल कॉस्ट को ही प्रपोर्शन कर दिया था, टोटल कॉस्ट को ही एक बार कैलकुलेट करके 8000 उसको ही मैंने प्रपोर्शन कर दिया कि हाँ जी 8000 मेरा 100 यूनिट्स के अगेंस्ट है, व्हाट अबाउट द 20 यूनिट्स, सीधा 1600 आ गया। अगर आप उसको अलग अलग तोड़ तोड़ के करना चाहते हो तो उसको आप स्प्लिट करके करना चाहते हो वेरियस पार्ट्स में, तो पहले 20 यूनिट्स की कॉस्ट निकाल लो, सारे की कॉस्ट ना निकालो, 20 यूनिट्स पहले मैंने सारे की कॉस्ट निकाली थी, 5000 ये हो गई, 3000 ये हो गई, सारे की कॉस्ट 8000 आ गई। अब मैं सारे की कॉस्ट कंसीडर नहीं कर रहा, अब मैं सिर्फ 20 यूनिट्स की कॉस्ट को कंसीडर कर रहा हूँ 50 रुपीज पर यूनिट के अकॉर्डिंगली 1000। और इसमें जो मैं एक्सपेंसेस करूंगा वो भी बेटे मैं सिर्फ 20 यूनिट्स के अगेंस्ट ही करूंगा। तो प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी, प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। पहले मैं कौन से एक्सपेंसेस को कंसीडर कर लेता हूं, पहले बेटे मैं यहां पे कंसीडर करता हूं कंसाइनर के। अब कंसाइनर के हम कैसे निकालेंगे प्रोपोर्शनेट, कंसाइनर के ये कितने टोटल एक्सपेंसेस थे 2000 रुपीज। अब 2000 इन रिस्पेक्ट ऑफ 100 यूनिट्स, व्हाट अबाउट द 20 यूनिट्स, कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, 2000 डिवाइडेड बाय 100 यूनिट्स, व्हाट अबाउट दी 20 यूनिट्स, ठीक है जी। ये बेटे कंसाइनर का प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब कंसाइनर का उसमें से हिस्सा कितना आ गया, कंसाइनर का बेटे यहां पे हिस्सा आ गया 400 रुपये, 400 रुपीज कंसाइनर के एक्सपेंस का। और ऐसे ही बेटे मैं कंसाइनी का भी देख लेता हूं, प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी। तो कंसाइनी का बेटे कैसे निकलेगा, 1000 इन रिस्पेक्ट ऑफ 100 यूनिट्स, ठीक है, 1000 इन रिस्पेक्ट ऑफ 100 यूनिट्स, व्हाट अबाउट दी 20 यूनिट्स। तो ये कितना आ गया कैलकुलेट करके 200 रुपीज, ठीक है। तो मैंने सभी चीजों को ब्रेक कर दिया ना, स्प्लिट कर दिया वेरियस पार्ट्स में। तो मतलब ये हो गया कि 1000 रुपया वो 20 यूनिट्स की कॉस्ट थी, कंसाइनर के एक्सपेंसेस में से वो 20 यूनिट्स के इन रिस्पेक्ट ऑफ 20 यूनिट्स क्या एक्सपेंस हो गया, 20 यूनिट्स का क्या हिस्सा निकला बीच में से 400 रुपए, और कंसाइनी के टोटल एक्सपेंसेस में से 20 यूनिट्स की हिस्सेदारी कितनी है 200 रुपीज। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल कॉस्ट ये 20 यूनिट्स की कितनी हो गई 1600 रुपीज, ठीक है। इट इज नोन एज योर कंसाइनमेंट स्टॉक। मतलब ये हो गया, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, दिस वन इज द मेथड नंबर 1 टू कैलकुलेट द कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है, और दिस वन इज द बेटे मेथड नंबर 2 टू कैलकुलेट द कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है। अच्छा, ये मेथड बेटे आप तभी अप्लाई करना अगर आपको यूनिट्स की इंफॉर्मेशन आई, अगर आपके पास यूनिट्स की इंफॉर्मेशन है। जैसे मैंने ये सारा क्वेश्चन उठाया, कैसा उठाया, यूनिट्स वाला, तो यूनिट्स वाला क्वेश्चन आया तो फिर ये आपका मेथड अप्लाई हो सकता है, ठीक है। अगर यूनिट्स की इंफॉर्मेशन ना आई हो तो फिर हमने इस मेथड के अकॉर्डिंगली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यूनिट्स की इंफॉर्मेशन ना आई हो फिर हम डिवाइडेड बाय यूनिट्स नहीं करते, यहां पर हम 8000 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हम कितनी कर देंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट हमारी जो भी थी, ठीक है, 8000 डिवाइडेड बाय टोटल कंसाइन्ड गुड्स, टोटल कंसाइन्ड गुड्स जैसे यहाँ पे 5000 की थी, ठीक है। तो व्हाट अबाउट द 2000, मतलब सिर्फ कॉस्ट ही रेलिवेंट रख दो ना, डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लिकेशन 2000 अनसोल्ड स्टॉक की कॉस्ट थी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ना यूनिट्स आते नहीं है, ठीक है। तो फिर हम टोटल कॉस्ट को ही बेस रख लेते हैं यहाँ पे, और अगर यूनिट्स आए हो फिर आपकी मर्जी है कि आपने पहले एक बार सारे टोटल यूनिट्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, उसमें से कंसाइनमेंट स्टॉक को कैलकुलेट करना है, या आपने स्टार्टिंग से ही सिर्फ किसको कैलकुलेट करना है, कंसाइनमेंट स्टॉक को कैलकुलेट करना है। समझ लग रही है, चीज क्लियर हो रही है। ये था बेटे हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखना, जब मैं आईपी के कॉन्सेप्ट की डिस्कशन करूंगा ना इनवॉइस प्राइस पे, तो यहाँ पे ना फिर यहाँ पे ये सीन होता है कि ये जो प्राइस होता है ना हमारा, जैसे यहाँ पे ये 50 रुपीज है, ये बेटे फिर कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लीकेशन नहीं होती, फिर ये इनवॉइस प्राइस से मल्टीप्लीकेशन होती है यहाँ पे, क्योंकि फिर हमने अपने कंसाइनी को एक्चुअल कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती, हमने अपनी एक्चुअल कॉस्ट को हाइड करना होता है। मैंने आपको समझाया था आईपी का कॉन्सेप्ट, मैं एक बार फिर बोलूंगा आईपी का कॉन्सेप्ट, कि बेसिकली जब कंसाइनर चाहता होता है ना कि मेरी कॉस्ट हाइड हो जाए, कि किसी को मेरी कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ना पता लगे, कोई पर्सन मेरे एक्चुअल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट ना कर सके, या मैं
अपने आप में बिजनेस में एक नया ही कॉम्पिटिटर फ्री में ना खड़ा कर लूं, ठीक है। तो ऐसी चीजों को सेव करने के लिए तो कंसाइनर गुड्स आईपी पे सेंड करता है कंसाइनी को। तो फिर जब आईपी पे सेंड करता है तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन भी फिर किस पे ऊपर होएगी, आईपी पे। और बाद में जो स्टॉक का जो उसमें आईपी जुड़ा होएगा ना, उसका बेटे हम स्टॉक रिजर्व, जैसे हमने ब्रांच अकाउंटिंग में वो क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व डेबिट करके उसके इफेक्ट्स को टू स्टॉक रिजर्व करके हमने आउट कर दिया था, वैसे ही हमने फिर कंसाइनमेंट स्टॉक पे भी जो आईपी अटैच हुआ होगा ना, उसका स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करके हमने उसको कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करके टू स्टॉक रिजर्व डाल देना होगा, ठीक है। मतलब मान के चलो कि यहाँ पे अगर मैं 60 रुपीज कर दूं, 10 रुपीज बेटे मैं इसके अंदर लोडिंग अटैच कर दूं, ठीक है, तो ये 60 रुपीज आईपी पे हो गया, ठीक है। अब मेरे को मालूम है कि एक्चुअली कॉस्ट कितनी है 1000 रुपीज, पर मैंने यहाँ पे 10 रुपीज पर यूनिट के अकॉर्डिंगली टू 20 यूनिट्स का कितना अटैच कर दिया होगा बेटे, मैंने 200 रुपीज अटैच कर दिया ना लोडिंग को। मतलब ये मेरा 1000 की बजाय कितना शो हो रहा है फिर 1200 रुपीज। मतलब 1200 रुपीज में से 1000 रुपया मेरी एक्चुअल कॉस्ट है, 200 रुपया क्या शो हो रही होगी, लोडिंग शो हो रही होगी। तो लोडिंग का जो पार्ट है ना, फिर हमने एक बार कंसाइनमेंट अकाउंट में तो टोटल 1200 के हिसाब से ही हम प्लस करेंगे, ठीक है। मतलब कंसाइनमेंट स्टॉक में फिर मेरा ये 1600 की बजाय कितना आ जाएगा, 1800 रुपया। और जो 200 रुपया ऊपर लोडिंग फालतू अटैच हुई है ना, फिर कॉन्सेप्ट को याद रखना है ना, कंसाइनमेंट स्टॉक ऑलवेज बेस्ड अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो फिर हमने अगर उसको आईपी पे वैल्यू किया तो जो लोडिंग का पार्ट एक्सेस क्रेडिट हो गया उसको हम डेबिट करके टू स्टॉक रिजर्व आउट कर देंगे। समझ लग रही है? क्योंकि यहाँ पे फिर दोबारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 खड़ा हो गया, स्टॉक्स आर ऑलवेज वैल्यूड ऑन कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर स्टॉक आईपी पे वैल्यूड होता है तो फिर जितनी आपने लोडिंग अटैच की है कॉस्ट प्राइस में, वो लोडिंग का पार्ट बेटे स्टॉक रिजर्व के नाम से डेबिट साइड हम उसको इफेक्ट्स को कैंसिल कर देंगे। फाइनली हमारा स्टॉक किसके ऊपर आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस में। क्रेडिट हमने 1200 किया होगा, डेबिट हमने 200 कर दिया होगा, अल्टीमेटली क्रेडिट क्या हो गया होगा 1000 रुपीज कॉस्ट प्राइस। क्लियर हो रही है चीज, समझ लग रही है? अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना कि जो लोडिंग है, ठीक है, लोडिंग सिर्फ बेटे इसमें अटैच होती है, लोडिंग सिर्फ कॉस्ट प्राइस में अटैच होती है, लोडिंग एक्सपेंसेस के अंदर लोडिंग का कोई इफेक्ट नहीं है। कई बार बच्चा गलती कर जाता है कि एक्सपेंसेस में भी ना लोडिंग अटैच कर जाता है, तो एक्सपेंसेस में लोडिंग का कोई रोल नहीं है। लोडिंग सिर्फ और सिर्फ कौन से प्राइस पे होती है, जो ऊपर हम आपका आईपी शो हो रहा है। मतलब लोडिंग जैसे यहाँ पे अगर मैं आईपी कर दूं, ठीक है, इसको मैंने आईपी पे वैल्यू कर दिया 1200, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईपी, यहाँ पे बेटे मैं लिख देता हूँ आईपी, ठीक है। तो मैंने 200 रुपीज इसमें लोडिंग अटैच कर दी 60 रुपीज पर यूनिट के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे बेटे कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया होगा 1800, और ये 1800 भी किसके ऊपर शो कर रहा होगा, आईपी पे, ठीक है। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जब आपने इसमें से 200 रुपीज की लोडिंग की कैलकुलेशन करनी है तो आपने ये 1800 को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि 1800 में आपका ये 400 और 200 एक्सपेंसेस नहीं है। एक्सपेंसेस के अंदर लोडिंग नहीं होती कभी भी, ठीक है। आपने सिर्फ लोडिंग की कैलकुलेशन करने के लिए विदाउट एक्सपेंस आईपी को देखना है, ये वाले को, ये 1200 को कंसीडर करना है व्हाइल द कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग। कई बार बच्चे क्या करते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक इस आईपी को पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये तो वैल्यू ऑफ स्टॉक है, ये तो टोटल वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक है, ठीक है, ऑन आईपी। ये वैल्यू नहीं उठानी 1800, क्योंकि इस 1800 के अंदर आपके एक्सपेंसेस भी हैं, ठीक है। आपने 1800 के अकॉर्डिंगली लोडिंग की कैलकुलेशन नहीं करनी, आपने लोडिंग की कैलकुलेशन किस बेसिस पे करनी है, 1200 पे। मतलब एक्सपेंसेस के अंदर लोडिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। मतलब आप ये 1200 को पकड़ोगे और 1200 के बेसिस पे लोडिंग अगर कैलकुलेट करनी है तो मैं 1200 के बेसिस पे कैलकुलेट करूंगा लोडिंग ओनली ऑन रुपीज 1200, ठीक है, नॉट ऑन रुपीज 1800। होपफुली बेटे आपको समझ लग गई होगी। बाकी मैं जब आईपी का क्वेश्चन कराऊंगा उसमें ये कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करवाते करवाते आपको दोबारा रिफ्रेश करूंगा, ठीक है जी। ये था बेटे हमारा टॉपिक नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, दैट इज अनसोल्ड स्टॉक इन द हैंड्स ऑफ कंसाइनी, ठीक है, बट दिस स्टॉक विल बी शोन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल ऑनर ऑफ द गुड्स इज कंसाइनर नॉट कंसाइनी, ठीक है जी। हाँ जी बेटे, अब मैं एक बार आपको स्लाइड से भी शो करवा दूं कि हमारा जो टॉपिक नंबर 2 था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में मेरे को कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट रखनी है
बेटे देखो यार, कॉस्ट मींस नॉट ओनली द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, सिर्फ कॉस्ट ऑफ द गुड्स ही हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, वो तो रेलिवेंट होएगी, बट सिर्फ वो रेलिवेंट नहीं ना है, इसके अलावा और कौन कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है, एज सच टू द कंसाइनर बट आल्सो ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द गुड्स रीच द प्रीमिसेस ऑफ द कंसाइनी। मतलब कॉस्ट मेरे लिए एक तो कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स रेलिवेंट होएगी, एज वेल एज बेटे जो कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किए हैं वो रेलिवेंट होंगे, और कंसाइनी के गोडाउन तक, प्रीमिसेस तक गुड्स पहुंचने के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो भी हमारे लिए रेलिवेंट होंगे। मतलब ऑल नॉन रेकरिंग नेचर एक्सपेंसेस आर रेलिवेंट व्हाइल द कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। देन बेटे आगे लिखा हुआ है सच एक्सपेंसेस इंक्लूड पैकेजिंग, फ्रेट, कार्टेज, इंश्योरेंस इन ट्रांसिट, ऑक्ट्रॉय, इंपोर्ट ड्यूटी एटसेट्रा। मतलब ये सारे एक्सपेंसेस हमारे लिए रेलिवेंट होंगे व्हाइल द कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, और ये सारे एक्सपेंसेस बेटे हमारे नॉन रेकरिंग नेचर एक्सपेंसेस होंगे। आगे बेटे लिखा हुआ है बट एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर द गुड्स हैव रीच्ड द कंसाइनी गोडाउन। मतलब वो सभी एक्सपेंसेस जो गुड्स के गोडाउन से रीच होने के बाद के हैं, ठीक है, कौन कौन से, सच एज गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन, डिलीवरी चार्जेस, सेल्समैन सैलरीज, ये सभी एक्सपेंसेस बेटे रेकरिंग नेचर एक्सपेंस हैं, और रेकरिंग नेचर एक्सपेंस होने के कारण दीज आर नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ फॉर वैल्यूइंग इन्वेंट्रीज ऑन हैंड। मतलब ये सारे एक्सपेंसेस गोडाउन में गुड्स रीच होने के बाद के हैं, और बाद के सभी एक्सपेंसेस को हम रेकरिंग नेचर एक्सपेंस बोलते हैं, और रेकरिंग नेचर एक्सपेंस हमारे लिए कंसाइनमेंट स्टॉक की कॉस्ट को वैल्यूएशन करने के लिए रेलिवेंट नहीं होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटे एक मैंने नोट मेंशन किया नीचे, इफ डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल अबाउट द एक्सपेंसेस देन फॉर वैल्यूइंग इन्वेंट्रीज द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई तो जो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर होंगे शुड बी पार्ट एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। मतलब जो भी कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किए हुए हैं वो इन्वेंट्रीज का पार्ट है, मतलब ये हो गया वो नॉन रेकरिंग नेचर एक्सपेंस है, व्हाइल दोस इनकर्ड बाय द कंसाइनी शुड बी इग्नोर्ड। मतलब कंसाइनी के अगर आपको एक्सपेंसेस आते हैं और आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं आई तो वो बेटे आप इग्नोर कर दोगे, वो हमारे कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन का पार्ट नहीं होंगे।